सबसे पहली खबर सीएम योगी के पूर्वांचल दौरे की, जहां सीएम ने गाजीपुर और जौनपुर में विपक्ष पर जमकर वार किया। दूसरी बड़ी खबर पंजाब में दलित सीएम के बहाने मायावती ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर वार किया। तीसरी खबर ईडी आजम खान से पूछताछ के लिए सीतापुर जेल पहुंची है, वहीं ईडी मुख्तार और अतीक अहमद से भी पूछताछ करेगी। चौथी खबर है रायबरेली में सपा की ओर से फूलन देवी की मूर्ति लगाने पर विवाद छिड़ गया है, कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि ईडी की टीम सीतापुर जेल में सपा सांसद आजम खान से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि ईडी की टीम अवैध कब्जे से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से पूछताछ करेगी। दरअसल कोर्ट ने ईडी को पूछताछ की इजाजत दी है। तो आपको बता दें कि सीतापुर जेल में आजम खान बंद है और अब ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची है और अभी भी ये पूछताछ जारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से भी पूछताछ की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो सीतापुर जेल पहुंची ईडी की टीम, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान, जिनसे पूछताछ करने के लिए ईडी पहुंची है, ईडी की टीम पहुंची है और अभी भी पूछताछ जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, जिसके संबंध में ईडी अब पूछताछ कर रही है आजम खान से और उनके बेटे से भी पूछताछ होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान के बेटे हैं, उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। तो अवैध कब्जा और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसके तहत अब ईडी की रडार पर हैं आजम खान और उनसे पूछताछ ईडी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, सीतापुर जेल में आजम खान बंद हैं और उनके बेटे से भी पूछताछ होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। तो आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से भी पूछताछ होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और आजम खान, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे का मामला उन पर है और इसी को लेकर लगातार उन पर शिकंजा कसता जा रहा है और अब ईडी की रडार पर भी आजम खान आ गए हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं, क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आ सकता है? जी देखिए, आजम खान के खिलाफ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। दरअसल रामपुर में जब मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी उन्होंने, तब सरकार ने उनको जमीन दी थी। करीब 170 एकड़ जमीन उन्होंने सरकार से ली थी, लेकिन ये भी गलत तरीके से ली गई थी। लेकिन इसके निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो पैसा आया था, सैकड़ों करोड़ रुपए जो निर्माण के लिए लगे थे, वो किस फंड से आए थे, किन लोगों ने दिए थे, इसका कोई हिसाब किताब वो नहीं दे सके थे। इसीलिए ईडी ने उनके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और ईडी के अधिकारी आज वहां पहुंचे हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे पहले 2 अधिकारी पहुंचे, उसके बाद एक टीम और आई है लखनऊ से, जो उनसे पूछताछ कर रही है जेल के अंदर। और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी वहां पर मौजूद है। उनके बेटे से भी पूछताछ की जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं बेटे के कुछ अकाउंट्स में लेन देन हुआ हो या उनके जो खाते हैं, बैंक खाते हैं, उससे ट्रांजैक्शन हुआ हो। तो ये पूरा मामला चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का है, इसलिए सबसे पहले आजम खान से पूछताछ की जाएगी। और ईडी के अधिकारी अभी जेल के भीतर ही हैं और वहां उनसे लंबी पूछताछ की जा रही है। अभी बहुत सारी चीजें उनसे ईडी के अधिकारी। शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए। वहीं यूपी के बाहुबलियों से भी ईडी पूछताछ करेगी। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से भी ईडी पूछताछ करेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। मर्डर, उगाही और जमीन कब्जे के मामले में मुख्तार से पूछताछ करेगी ईडी। मुख्तार के खिलाफ 49 केस की जांच में ईडी जुटी हुई है। जमीन कब्जा, उगाही और मर्डर मामलों में अतीक से पूछताछ होगी। अतीक पर दर्ज हैं 100 से ज्यादा केस, जिसकी जांच ईडी कर रही है। तो अब जितने भी बाहुबली हैं वो भी ईडी की रडार पर आ चुके हैं, उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। जितने भी मामले दर्ज हैं उन सभी मामलों में मुख्तार से पूछताछ की जाएगी, अतीक अहमद से भी पूछताछ की जाएगी। जमीन कब्जा, उगाही और मर्डर केसों में अतीक अहमद से पूछताछ करेगी ईडी। उत्तर प्रदेश में 3 बाहुबलियों पर ईडी जल्द ही शिकंजा कसने जा रही है। ये 3 बाहुबली हैं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान। अगर बात करें तो ईडी जल्द ही इनसे पूछताछ करने जा रही है, क्योंकि ईडी को कोर्ट से परमिशन मिल गई है कि वो आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से पूछताछ कर सकती है। अगर बात करें तो इन तीनों के खिलाफ जमीन पर कब्जे का आरोप है, मर्डर का आरोप है और इसके साथ साथ उगाही का आरोप है। अगर बात करें तो ईडी को जो परमिशन मिली है कोर्ट से, वो 20 से 24 सितंबर के बीच कभी भी आजम खान और इसके अलावा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर सकती है। अगर बात करें तो आजम खान के खिलाफ कई सारे ऐसे केस दर्ज हैं जिसमें उन पर जमीन पर
कब्जा करने का आरोप है, उगाही का आरोप है और मर्डर का भी आरोप है। अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है और बांदा जेल में उससे ईडी अब पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। कुल 49 केस मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज ऐसे हैं जिसमें उगाही, मर्डर और इसके साथ साथ जमीन कब्जे का आरोप है। इन 49 केसों को ईडी ने स्टडी किया है और अब उसी केस के आधार पर उससे पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ अतीक अहमद पर सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हैं, 196 के करीब उसके खिलाफ FIR दर्ज है। वहीं आजम खान से ईडी की पूछताछ को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। सपा ने भाजपा पर निशाना साधा तो योगी सरकार के मंत्री ने क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, आपको सुनाएंगे जिस तरीके से अब पूछताछ हो रही है उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। चूंकि अब चुनाव बेहद नजदीक हैं तो लगातार अब हर एक मामले में उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म नजर आ रही है। क्या कुछ कहा योगी सरकार के मंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ईडी, CBI छापे सब भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच मुकाबला नहीं कर सकती है। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनको हराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और कानून के तहत हम IPC CRPC से ही काम करते हैं। यदि कहीं किसी मामले में कानून का उल्लंघन हुआ है तो कानून अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी के भी प्रति द्वेष भावना से काम नहीं करती है। हाँ, यदि कोई भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। स्पेसिफिक रूप से किसी को भी हम चिन्हित करके कार्रवाई नहीं करते हैं। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बामुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए ABP गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब ABP गंगा। विजय तिलक। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल दौरे की। सीएम गाजीपुर के बाद आज जौनपुर पहुंचे, जहां सीएम ने अपनी सरकार का बखान करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। तो आपको बता दें कि अब लगातार ताबड़तोड़ दौरे जो हैं वो तमाम राजनेताओं के देखने को मिल रहे हैं और अब सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे। जौनपुर में उन्होंने जमकर विरोधियों पर निशाना साधा, अपने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए तमाम बातों का जिक्र किया, अपनी सरकार के कामकाज का भी जिक्र किया। बताया कि ये 4.5 साल की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है और इससे पहले की सरकारों में कितना कुछ काम रह गया था जो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और इसी के लिए मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2014 में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में एक घोषणा की थी। उन्होंने सबका आधा, जब उनसे पूछा गया सरकार का लक्ष्य क्या, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं कहा था। आवास मिलेगा सबको, शौचालय मिलेगा सबको, रसोई गैस मिलेगी सबको, विद्युत कनेक्शन मिलेगा सबको, आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा हर एक गरीब को और राशन भी मिलेगा सबको। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य क्या सपा कर पाती? पूछना चाहता हूं आपसे, क्या सपा करती, क्या बसपा करती और क्या कांग्रेस उम्मीद करते हैं? बाकी औरों के बारे में पूछ नहीं किया। कार्य भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने जो कहा सुन करके दिखा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने अकबर को महान बताया, विदेशी हमलावरों के महिमा मंडन में शब्द गढ़े और समाज को भ्रमित किया। वहीं सीएम ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि लखनऊ में एक परिवार है जो कोरोना काल में कहीं नहीं मिला।
दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर विरोधियों पर हमला किया है। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर लिखा है, उनका पहला ट्वीट आपको बताते हैं कि समाज में हर तबके का सम्मान हो, उन्हें उनका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। सर्वांगीण विकास पिछली सरकारों का ध्येय नहीं था, वो तो केवल खानदान के लिए काम करते रहे। ये पहला ट्वीट है जिसमें इशारों ही इशारों में निशाना साधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और देखिए ये अगला ट्वीट है जो उन्होंने किया कि तुष्टीकरण की घृणित राजनीति करने वालों ने महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बता दिया। विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन में ऐसे शब्द गढ़े गए कि समाज भ्रमित हो जाए। बढ़ते आगे, देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पंजाब में दलित बीजेपी का ओबीसी प्रेम दिखावटी है ये कहा। जिस तरीके से पंजाब में सीएम बदले गए हैं उसको लेकर मायावती ने निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी का ओबीसी प्रेम दिखावटी है, कांग्रेस का ओबीसी प्रेम दिखावटी है। सरकारी नौकरियों में पद अभी भी खाली हैं। ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की मांग स्वीकार नहीं हुई। कांग्रेस बीजेपी जातिवादी पार्टियां हैं, ये मायावती ने निशाना साधा है। कुछ ही महीने बचे हैं तो यहाँ भाजपा भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति, यहाँ पर भाजपा का भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति उभरा नया नया प्रेम वास्तव में ये दिखावटी व हवाई आदि ना होकर यदि थोड़ा भी सही व सार्थक होता तो इनकी केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इनके साथ साथ तो एससी व एसटी की भी सरकारी नौकरियों में अभी तक इनके बैकलॉग को जरूर भर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और रायबरेली में समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व सांसद पूनम देवी की मूर्ति लगाए जाने के ऐलान के बाद विवाद खड़ा हो गया। दरअसल एक संगठन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वो पूनम देवी की मूर्ति नहीं लगने देंगे। वहीं विवाद को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि ऊंचाहार में पूनम देवी की मूर्ति लगाई जाएगी, जिसको लेकर अब महाभारत जैसा दृश्य सामने आ रहा है, क्योंकि एक संगठन इसका विरोध कर रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि पूनम देवी की मूर्ति वो नहीं लगाने देंगे, जिसको लेकर अब तनातनी की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और मौके के हालातों को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में मूर्ति पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रायबरेली में। और यहाँ पर जो सम्मेलन होना है उसके साथ ही पूनम देवी की एक मूर्ति लगाने की भी तैयारी में थे पार्टी के लोग, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई। हम इस समय उसी गांव में मौजूद हैं जहाँ पर ये मूर्ति लगाने की तैयारी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चबूतरा बनाया गया था जहाँ पूनम देवी की मूर्ति लगाना प्रस्तावित था। हालांकि बाद में इसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने काफ़ी विरोध किया, करणी सेना का विरोध हुआ और साथ ही जब यहाँ पर जिला प्रशासन है उसने सख्ती की। बताया गया कि ज़मीन जो है ये ग्राम समाज की है, ऐसे में प्रधान को निर्देश दिए गए और जो ग्राम प्रधान है उन्होंने खुद यहाँ पर अब इस पूरे चबूतरे को तोड़वा दिया है, यहीं पर वो मूर्ति लगनी थी। हालांकि आज क्योंकि इस स्थल से थोड़ी ही दूरी पर एक पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन भी है समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का, जिसमें प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजपाल कश्यप जो पार्टी के एमएलसी भी हैं उनको भी शामिल होना है। इसके साथ ही ये जो विधानसभा की अगर बात करें, ऊंचाहार विधानसभा है जिसे विधायक हैं सपा के मनोज पांडे जो मंत्री भी रह चुके हैं पहले, उनको भी आना है। बहरहाल यहाँ पर अब काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बट अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या व्यवस्था उन लोग की तरफ से की गई है। प्रशासन द्वारा नोटिस इशू की गई थी ग्राम प्रधान को, ग्राम प्रधान ने चबूतरा हटा लिया है। एहतियात तौर पे हम लोग यहाँ पे हैं ताकि कोई अराजकता तो यहाँ पे कोई ऐसी गतिविधि ना कर पाए। क्या सम्मेलन पर भी कोई रोक है या वो होगा? नहीं, सम्मेलन पर रोक नहीं, सम्मेलन कर सकते हैं अपना। अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या है यहाँ पर निषाद वोटर्स की और माना जा सकता है कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव हैं इसमें निषाद वोट बैंक को साधने के लिए इसे कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। अगर बात करें विधायक की तो वो हालांकि बाद में ये कह चुके हैं कि जो कार्यक्रम है वो सपा का नहीं है बल्कि जो केवट समाज है वो लोग चाहते हैं यहाँ पर मूर्ति लगाना। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि भले ही केवट समाज चाहता हो, लेकिन जिस तरह से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, बल्कि कहें यहाँ पर सम्मेलन करने वाले हैं, मूर्ति को लेकर वो
वो बात कर रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो नज़र है वो इन निषाद वोटर्स पर है, जिसके चलते यहाँ पर फूलन देवी की प्रतिमा को लगाने की तैयारी में वो लोग हैं जिसकी अनुमति नहीं दी गई। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, रायबरेली। और इसी बीच बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब पर समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है। फूलन देवी की मूर्ति लगाने को लेकर बोले, रायबरेली में सपा केवल विवाद पैदा करने की कोशिश में, सपा विवाद की कोशिश में मूर्ति की राजनीति कर रही है। सपा चुनाव से पहले विवाद को जन्म देना चाहती है, सपा विवाद को जन्म देने में कामयाब नहीं होगी। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार में फूलन देवी की प्रतिमा लगाना चाहती है, जिसको लेकर काफी विरोध भी हो रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब जी। सर, किस तरीके से देखते हैं फूलन देवी की प्रतिमा लगाने को लेकर के काफी विवाद हो रहा है रायबरेली में और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है? देखिए, ऐसा है, हम फूलन देवी जी जो हैं वो क्योंकि वो कश्यप हैं, मल्लाह से जो है परिवार जो है उनसे वो से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसलिए हम उस पर उनके ऊपर तो कोई भी किसी तरह का कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, ये लोग जो भी है, मनोज पांडे हैं और ये राजपाल कश्यप हैं, ये सब जो है ये सिर्फ इनका कोई लेना देना नहीं है, फूलन देवी जी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ मतलब इतना है कि इनको नेतागिरी करना है। नेतागिरी करके मतलब ये चाह रहे हैं कि जैसे कि हम हरिजन वोट जो हैं वो हम अपने मतलब कब्जे में ले लेंगे, हमारे पास हरिजन वोट जो है वो आ जाएगा। तो ये इनका मनोज पांडे जी की बहुत बड़ी भूल है और भूल के अलावा और कुछ भी नहीं कहेंगे। और इस तरह की ओछी राजनीति जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इसको राजनीति नहीं, ओछी राजनीति कहेंगे कि जिस। कैमरा सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और राज्यसभा सांसद बृजलाल का बड़ा बयान सामने आया। फूलन देवी की मूर्ति लगाया जाना सरासर गलत। ये कहा गया है किसी अपराधी की मूर्ति कैसे लग सकती है। फूलन देवी पर दर्ज केसों का अब तक निपटारा नहीं हुआ है, ये पूर्व डीजीपी ने कहा, जिस पर 22 लोगों की हत्या का मुकदमा, उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। ऐसा है, ये गलत बात है। अगर हम किसी अपराधी को, चाहे किसी भी बात, फूलन देवी पर आरोप है भी, वो केस का फैसला नहीं हुआ है। और मैं उसी समय 82 में जालौन में एसपी था, जिसके ऊपर 22 लोगों की हत्याओं का आरोप हो, वो खाली एक नहीं हो तो पूरे दुनिया में हुआ चला, जिसके ऊपर दर्जनों केसेज हो। अब उसको हम अगर जाति बिरादरी, किसी बिरादरी का हो, अगर हम जाति बिरादरी के नाम पर किसी अपराधी को महिमा मंडित करेंगे, किसी अपराधी को किसी जाति विशेष का, धर्म विशेष का, किसी को उसको लगा करके मूर्ति महिमा मंडित करेंगे, तो ये देश और समाज के लिए उचित नहीं है। मैं इससे कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बिजनौर का दौरा करेंगे, जहां वो बिजनौर को कई सौगातें देंगे। सीएम योगी यहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बीच सीएम के दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसे लेकर अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया। वहीं जिले के कई गाँव में पीएसी के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वहीं ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने उनके सुरक्षा की दृष्टिगत जो है कार्यक्रम स्थल के आसपास गांव में जो है फुट पेट्रोलिंग किया। ड्रोन कैमरे के साथ जो है फनल एरिया जो कार्यक्रम स्थल का है उसकी सब चेकिंग किया जो है। इस क्रम में हम लोग जो है बुढ़नपुर, इस्लामपुर, सुहेड़ी इत्यादि जो भी गाँव हैं इनके आसपास और गाँव में जो है फुट पेट्रोलिंग करते हुए प्रभावी चेकिंग किया। हम लोगों की चेकिंग में जो है थाना अध्यक्ष कीरतपुर, पीएसी एवं क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद मौजूद रहे। भारी पुलिस बल के साथ हम लोगों ने पूरी चेकिंग किया। और में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक उनके संपर्क में हैं। 27 अक्टूबर तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में हैं। आप देखते जाइए, 27 अक्टूबर तक आपको बहुत सा परिदृश्य साफ होने लगेगा। तरह में साथ थे, आज नहीं है। आज हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। वहीं राजभर के इस बयान पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है ओपी राजभर आने वाले चुनावों में हमारे साथ होंगे। 2022 में वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
ओम प्रकाश राजभर जी 2017 के चुनाव में जो 325 की जो हम लोग की बहुमत थी उसके साथ थे, हम लोग साथ मिलकर के लड़े थे और वो भी पहली बार विधायक बन के आए, मंत्री बने या उनके और भी सहयोगी जीत करके आए और वो भारतीय जनता पार्टी को भी जिताने में सहयोग किए थे। आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि फिर से हम लोग के साथ रहेंगे और वो माननीय ओम प्रकाश जी ये बात कहते हैं कि जो काम मोदी जी पूरे देश के लिए करते हैं हम भी उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो नीतियाँ कहीं ना कहीं मिलती है। आगे फिर से हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग के साथ चुनाव